हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 12 मार्च है और आज हम लोग द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। जो एडिटोरियल होता है उसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम एक कोट से देखते हैं जो लॉर्ड बुद्धा के द्वारा कहा गया है। द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। हमें किसी चीज़ से सफरिंग कब होता है? जब हम किसी भी वस्तु से अटैच हो जाते हैं या कुछ भी हो। जैसे आपका हो गया, एक बुक हो गया, या ट्री हो गया, या एनिमल्स हो गया। एनिमल्स में कहने का मतलब पेट जो होता है। तो ये हमारे लाइफ से अगर अक्सर वो चले जाते हैं तो हमें मतलब दुख का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धा जो बोले थे, हमें मीडियम पाथ अपनाना चाहिए। मीडियम पाथ। मीडियम पाथ रहने पे क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ से सफ़र नहीं करना पड़ता है और दुख नहीं होता है। क्योंकि ये ज़्यादा अटैचमेंट ही ये सफरिंग का पार्ट हो जाता है, और जो सफ़र करते हैं और दुख का पार्ट हो जाता है। तो ये आप लोग देखें, बहुत अच्छा अच्छा कोट है भगवान बुद्ध के द्वारा। तो आप लोग याद रखेंगे, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, और ये हमेशा मीडियम पाथ अपनाना है जो भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे अच्छा कहा गया है। ये बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ होता है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सेट ए का है, 2023 का है। तो कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड क्लेरू लेक, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक। तो ये अब कह रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन यू आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट है जो इसमें करेक्ट है? तो आपका ओनली, इसका जो आंसर होगा ओनली वन होगा। मतलब ये जो ऑप्शन है यही सिर्फ करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट नहीं है। और इसको देखते हैं। ये झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, यस ये सही है। झेलम रिवर जो है और ये पास करता है वुलर लेक से। लेकिन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड केलोरी लेक नहीं। ये कृष्णा रिवर जो है डायरेक्ट फीड नहीं करता है केलोरी लेक के। और मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, तो नहीं। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक नहीं। ये यहाँ डायरेक्ट गंडक रिवर नहीं हुआ है, यहाँ कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ बूढ़ी गंडक होगा, बूढ़ी गंडक होगा। तो आप लोग याद रखेंगे बूढ़ी गंडक। और जो बूढ़ी गंडक, गंडक में अंतर ये है कि जो बूढ़ी गंडक जो है ना, ये सोमेश्वर हिल से निकलता है। सोमेश्वर हिल जो है बिहार में है, और ये हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय का एक्सटेंशन है। और जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर आपका मगमत एंड कुतांग जो है, एक जगह का नाम है। ए, मगमत एंड कुतांग, ये नेपाली नाम है। कुतांग एक ग्लेशियर है, वहां से निकलता है। ये कहाँ है? तो हम कहते हैं नेपाल और तिब्बत के एरिया में पड़ता है। नेपाल एंड तिब्बत। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें इसमें एकदम थोड़ा सा कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बूढ़ी गंडक रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता और हमारा बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये गलत है। इसलिए हमारा ओनली वन आंसर ही सही होगा। तो ये आप याद रखेंगे और इसको नोट्स में, नोटबुक के में आप ऐड करते जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट डे है एक्चुअली, ये 11 मार्च का ही है। और आज कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं था तो हम कल का ले लिए हैं, क्योंकि आज ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। कल नहीं होता। इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो
तो 11 मार्च का जो था वर्ल्ड प्लम्बिंग डे जो था, वो इम्पोर्टेंट डे था। और थीम था प्लम्बिंग इज मोर। ये प्लम्बिंग क्या होता है, आप देखते हैं जो एक प्लम्बर जो होते हैं, प्लम्बर जो होते हैं वो ठीक करते हैं, किस चीज़ का ठीक करते हैं, तो जैसे मोटर वगैरह हो गया, मोटर, टैप, और जो ये होता है, जो नल होता है वो सब ठीक करते हैं, तो उन्हीं के नाम पे प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मार्च ऑलवेज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड, स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लम्बिंग इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। कह रहा है कि ये पब्लिक हेल्थ को देख कर ये मनाया जाता है, क्योंकि प्लम्बर लोग होते हैं जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे जीवन के लिए। क्योंकि ये आपके घर में जो पानी आता है, जिसका केमिकल नेम H2O है, वो प्लम्बर लोग ही ठीक करते हैं, जिसके कारण आता है। और ये आप जानते हैं कि ये पानी कहाँ पे आता है, तो रिवर से सप्लाई होता है, और उसको पहले साफ किया जाता है पानी को, एक प्रोसेस होता है, वो बाद में देखेंगे। और उसके बाद में हम आते हैं आपका मेन जो है हिंदू एडिटोरियल पे। तो हम क्वेश्चन देख लिए। तो अभी हम द हिंदू का देखते हैं ये कैसे काम। तो हिंदू का जो पहले क्या है, न्यूज है, तो इसमें कह रहा है इसी इनवाइट पार्टीज फॉर टॉक्स टू स्ट्रेंथन पॉल प्रोसेस। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है किस में है, आर्टिकल 324 में है। ये आपको याद रखना है, ये तो न्यूज है तो ये नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल इसमें आप याद रखें कि इलेक्शन किस में है इसी के बारे में, तो आर्टिकल 324 में है। तो ये याद रखेंगे। इसमें कहा रहा है कि यूक्रेन एग्री टू 30 डेज सीज फायर विथ रशिया ड्यूरिंग टॉक्स विथ सीनियर यूएस ऑफिशियल। तो आप जान रहे हैं कि जो यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, और ये लगभग नियर अबाउट 3 वर्ष हो गए, 3 ईयर्स। ये बहुत दिनों से चल रहा है। और इसमें जानते हैं कि आप जान रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आर्म्स सप्लायर कौन है, तो यूएस करता है। यूएस अपना हमेशा फायदा देखता है आर्म्स बेचकर, और ये सब लड़ाने का काम करता है, जो कि सही बात नहीं है। और रशिया, ये दोनों लड़ रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन का जो है बॉर्डर साझा करता है। और ये रशिया जो है रशिया जो है सबसे बिगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है कनाडा, ये फर्स्ट है कनाडा। और थर्ड नंबर पे जो आता है यूएसए आता है। फोर्थ नंबर पे चाइना आता है। फिफ्थ पे आपका आता है कौन, फिफ्थ पे ब्राज़ील आता है। सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और सेवेंथ पे अपना इंडिया आता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये पूछ देता है। ये भी खास कर स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ देता है। ईपीएस में तो ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में पूछ देता है, पीसीएस में, तो आप याद रखेंगे। और उसके बाद में न्यूज है। तो अब ये फायर के बारे में, तो ये तो हमसे इससे मतलब नहीं है कि फायर कैसे होता है नहीं होता है, लेकिन ये जानते हैं कि ये नेचुरल हजार्डस है या कौन सा हजार्डस है। तो ये मैनमेड हजार्डस है। मैनमेड हजार्डस है। ये दोनों हो सकता है। एक आग जो होता है ना, फायर, एक हम समझते हैं कि नेचुरल हजार्डस क्या होता है। नेचुरल हजार्डस, हजार्ड हजार्ड्स नेचुरल हजार्ड्स में क्या क्या आएगा, तो नेचुरल हजार्ड्स में आ जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप लोग लिखते जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अर्थ
अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ड्राउट, ड्राउट, अर्थक्वेक, ड्राउट, हीट वेव, हीट वेव और साइक्लोन, 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 फायर, जो वाइल्ड फायर जो होता है, जंगलों में जो आग लगती है, और फायर हो जाएगा। उसके बाद में कोल्ड वेव, कोल्ड वेव, कोल्ड वेव, कोल्ड वेव के बाद आपका आ जाएगा फ्लड। ये सब नेचुरल हजार्ड्स है। तो नेचुरल हजार्ड्स है तो ये नेचर से है, तो मैन मेड भी होता होगा। तो मैन मेड में क्या हो जाएगा? तो मैन मेड, मैन मेड में आ जाएगा जैसे न्यूक्लियर हजार्ड हो गया, न्यूक्लियर हजार्ड। उसके बाद में बायोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और केमिकल हजार्ड हो जाएगा, केमिकल हजार्ड हो जाएगा। रेडियोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा। रेडियोलॉजिकल हजार्ड, ये सब मन में हजार्ड है। और यहाँ जो फायर है ये भी क्या है, एक हो सकता है, इट मे बी मैनमेड हो या नेचुरल हो, क्योंकि अब कहीं होता है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से या गैस सिलेंडर के ब्रस्ट होने से आग लग जाती है, ये हो सकता है। तो जो फायर है हमेशा नेचुरल हजार्ड में आता है, तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। और ये आप पढ़ेंगे, लिख लेंगे नोट्स नोट्स पे। यू शुड राइट इन नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक पे आप आएगा एक, ये सब हमारे काम की नहीं है, जो काम का होगा वही हम लोग देखेंगे। सेंट्रल बिगेन टॉक्स विथ कुजिजो ग्रुप हाईवे एवरी ब्लॉक इन मणिपुर। आई मणिपुर, आप जान रहे हैं कि मणिपुर एक क्या है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जो कि यहाँ हमेशा आए दिन क्या होता है, ये जो एक ग्रुप है कुकी, और कुकी, और ये लोग एक और ग्रुप है, जिसके कारण क्या होता है हमेशा ये विवाद में रहता है और यहाँ की दंगा होते रहता है। और इसी कारण ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इथिकल इशू, एक ये क्या है, एक क्या है, इथिकल इशू है, इशू पॉलिटिकल भी है, क्या पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, ये जियोग्राफिकल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी होता है, रीजनल भी होता है, रिलीजियस भी होता है, बहुत सारा कारण होता है धर्म का। और कास्ट भी होता है, रेशियल भी हो जाता है। तो ये आप देखेंगे, तो इतना कारण होता है ये सब, किसी भी कहीं भी दंगा होने का या दो कम्युनिटी में लड़ाई होने का। तो ये सब देखेंगे। और हम देखते हैं कि मणिपुर, अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि मणिपुर कौन कौन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो मणिपुर जो स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है वो नागालैंड है, नागालैंड है। जो उसके नागालैंड मणिपुर के नॉर्थ में है, ये बीच में मणिपुर आ जाता है। फिर मिजोरम, ये मणिपुर जो है नागालैंड, जो है नागालैंड, मिजोरम और असम, असम से बाउंड्री शेयर करता है। एक एक कंट्री से भी शेयर करता है, किसे, म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते थे पहले। इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप ये याद रखेंगे
ये क्वेश्चन पूछता है, अब पूछा भी गया है पास्ट में। तो ये याद रखेंगे कि ये मणिपुर जो है, मणिपुर का एरिया जो साझा करता है, जो बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड, मिजोरम, असम, एक इंटरनेशनल या अदर कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, वो है म्यांमार, जो कि बर्मा है। अब आगे आते हैं, ये सब नन न्यूज है। ये सब हमें नहीं पढ़ना है। अब यहाँ जो है एक एड प्रोवाइड कराया गया है, एडवर्टाइजमेंट है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, आप लोग देख लेंगे। जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग जो है ना, उनको मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत उनको कुछ अनुदान अनुदान प्रदान किया जाएगा। जैसे कुछ राशि हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा गया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, जैसे आप लोग दे रहे हैं यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या अदर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, वहाँ आप पास करते हैं पीटी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो पास करते हैं, तो या बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बिहार से बनाए के ये हो गया, तो आप पास करते हैं तो आपको 30,000 से लेके 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। और ये कितने दिनों, 45 दिनों के अंदर, 45 डे के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये राशि दी जाएगी। और ये राशि को का काम होगा क्या, आप कर सकते हैं आपको पढ़ाई में, ये स्टडी में, बुक परचेज में, बुक खरीद सकते हैं, इसमें काम देगा। तो ये फायदे पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए ही है, इस पे EWF नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये देना चाहिए था सरकार को, अगर ये है तो, अगर लागू हुआ है तो सभी के लिए लागू होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो आप लोग देख लेंगे, अच्छा है, जो लोग पास करेंगे उनके लिए। जो लेकिन ये जो है सभी के लिए नहीं है, ये जो बिहार का जो निवासी होंगे, बिहार का निवासी होंगे उनको मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। अब अब एडिटोरियल आ गया, तो ये देखते हैं। ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एक 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 नोबेल पीस लॉरेट जो है, ये फाउंडर है फतेहार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपेशन, कैलाश सत्यार्थी हैं, जो उन्होंने कहा है कि एक ग्लोबल जो है, ये 7 फरवरी 2025 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कंपनसेशन टू प्राइमरी हेल्थ केयर को कंपनसेशन देने के लिए, ये 7 फरवरी 2025 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपनसेशन दिया गया। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और जो कि ये बात करता है कि हेल्थ इशू जो है, हेल्थ को अच्छा करने के लिए दिया जाता है। और ये जो है, यहाँ बहुत सारे कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सबसे बिग कंट्रीब्यूटर क्या होता है, यूएसए था, यूएसए, चाइना, इंडिया भी देता है, जर्मनी कंट्रीब्यूट करता है। और ये क्या होता है, कहीं भी हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है, वहाँ ये पैसा जमा किया जाता है, और वहाँ दवा, मेडिसिन मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, उसके खान पान का भी सुविधा दिया जाता है। जैसे आप देखें कि कोविड था, कोविड जो 19 था, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत मदद किया, जिसे अफ्रीकन कंट्री या कोई भी गरीब देश हो, वहाँ ज़्यादातर ये काम करता है। यह है, इन्होंने कह रहे हैं। और ये जो हेल्थ इशू पे तो है ही, और ये बात कर रहे हैं, एक जो होता है जहाँ नर्स काम करती है, तो बहुत सारे जो एक स्ट्रेस में जीते हैं, जैसे सिंपैथी हो गया, और इम्पैथी की बात कर रहे हैं। जो इम्पैथी, एक एक सिंपैथी का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपैथी
सहानुभूति जो होता है, सहानुभूति का मतलब होता है, और इम्पैथी का मतलब है समानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि मान लीजिए एक एक कोई आदमी है, एक आदमी है जो पेन से कराह रहा है, मतलब वो चिल्ला रहा है, तो वो क्या होगा, कोई कोई व्यक्ति देखेगा तो सिंपैथी व्यक्त करे कि हाँ भाई पेन है, ये दर्द कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो सहानुभूति दिखाएगा। और वो ऐसा करे, कहेगा कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लो फलना चिल्ला, ऐसे इतना ही कहेगा, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और फील नहीं कर पाएगा। लेकिन इम्पैथी में होता है समानुभूति, मतलब उसके उसके जैसा अनुभूति करना। तो फिर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, किसी आदमी को पेन है घुटने में, वो दर्द कर रहा है, तो तो वही जान रहा है, तो वैसा ही अगर ए मान लीजिए कि ए आदमी है और बी है, तो बी भी उसी प्रक्रिया से गुजरा होगा। मान लीजिए कि उसको घुटने में दर्द हुआ होगा, तो ये पूरा समझ पाएगा कि ये बंदा को क्या हो रहा है, तो ये समझ पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी महसूस कर दिया है, तो वो समानुभूति कहलाएगा, उसके जैसा ही वो महसूस कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रक्रिया से गुजर चुका है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि एक नर्स होते हैं, बहुत सारे जो वर्कर जो होते हैं, एक सिंपैथी रखते हैं, कोई इम्पैथी रखते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनको स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे मतलब घंटों घंटों वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो एक गवर्नमेंट को चाहिए क्या, उनको रिलीफ प्रोवाइड करे क्या। तो एक गवर्नमेंट रिलीफ कैसे प्रोवाइड कर सकता है, जो जो वर्कर्स जो भी है, मतलब केयर टेकर, केयर टेकर्स को बढ़ाकर, इंक्रीज नंबर इंक्रीज करके, नंबर इंक्रीज करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे ना, मान लीजिए कि 10 गो वर्कर काम कर रहा है, 10 गो नर्स काम कर रही है, 10 नहीं 100 काम कर रही है नर्स किसी हॉस्पिटल में, तो उनको 8 से 12 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब वही जो वर्कर है, 100 से बढ़ाकर के 200 कर दिया जाए, तो 200 कर दिया जाए तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज कर दिया तो इनका जो टाइमिंग है, टाइम जो है घट जाएगा, तो टाइम घट जाएगा तो इनको हो सकता है 6 से 8 घंटा ही वर्क करना पड़े, तो 2 से 4 घंटा इनको रिलीज मिलेगा, 2 से 4 घंटा का रिलीज मिलेगा, तो क्या हुआ कि ये अच्छे तरह से वर्क कर पाएंगे। यही ये लोग समझा रहे हैं इसमें। और ये इस पे क्या होगा कि ये ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी हेल्थ का बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि कोई भी वर्कर है, नर्स है, कुछ डॉक्टर है, तो स्ट्रेस नहीं लेंगे और इलाज अच्छे से तरह से कर पाएंगे। तो जो सिटीजन्स है उनको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो अच्छे से इलाज करवा पाएंगे, और तो बहुत फायदा होगा, उनको अच्छे से इलाज मिलेगा, और उनको अच्छे से इलाज मिलेगा तो वो खुश रहेंगे, और डॉक्टर भी खुश रहेंगे, वर्कर भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनको काम जो लेस आवर्स वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यही इसमें कह रहा है। और इसमें जो है ना, ये हेल्थ का जो काम होता है ना, किसी भी जेंडर, कास्ट, कलर, ये सब इससे ऊपर उठ के काम करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू सबसे माना गया है जो क्रिटिकल इशू होता है, और फिर डॉक्टर को एक दूसरे दर्जे का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि वो बचाते हैं रोगी को, जो भी हो, मरीज हो, पीपुल को जो है बचा देते हैं, तो उनको कहा जाता है। इसलिए ये किसी भी रेस, कास्ट, जेंडर, कलर से ऊपर उठ के काम होना चाहिए, और इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का देखभाल करना किनका काम है, तो गवर्नमेंट का ही काम है, आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ एक है, एक ये जो है आर्टिकल जो है, मोर साइन ऑफ ओवरहॉलिंग द कंप्रिहेंसिव ऑफ फ्रेमवर्क, ये एक एस मित्तल जो है वाइस चेयरमैन पंजाब इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के थे। ये कह रहे हैं ना कि
अच्छा गवर्नमेंट होने के कारण भी मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट जो कह रहा है, गवर्नमेंट जो है कह रहा है कि ये आज का गवर्नमेंट है जो बहुत अच्छा है, करप्शन फ्री, करप्शन फ्री है। फिर भी ये कह रहे हैं कि अच्छा गवर्नमेंट हो रहा है, फिर भी हमारे जो 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 सिस्टम है गवर्नमेंट का, वहाँ रेड टेपिज्म मतलब जो लाल फीताशाही जो होता है, सरकार जो आप लोग डीएम कह सकते हैं, कमिश्नर कह सकते हैं और सेक्रेटरी कह सकते हैं, वो चालू है। वो इसमें जो है ब्राइबरी और ये सब ब्राइबरी ये सब लेना देना ये सब चालू है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है बिना पैसों का नहीं होता है। और ये बिजनेस में 66% के करीब है, 66% है। और इस और कोई भी काम करवाने के लिए 54% तक लोग क्या कहते हैं, ब्राइब देते हैं। और तब उनका काम होता है। आप लोग भी ऑफिस में जाते होंगे, देखते देखते होंगे कि कैसे काम किया जाता है, कुछ पैसा मांगता है। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ही कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं पैसा लेते हैं, कहते हैं कि भाई इतना रुपए दो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा या नहीं होगा, या आप रुपए नहीं देते हैं तो आपका काम लेट से होगा, जो देता है उसका काम जल्दी हो जाता है। तो ये कहाँ, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज पे आया फिर भी ये ब्राइबरी चल ही रहा है, रेट टेपिज्म चल ही रहा है। अब क्या होता है कि अब जो जीएसटी जीएसटी जो वसूलने आते हैं वो लोग करते हैं, करप्शन करते हैं। कहीं हो मान लीजिए कि एक शॉप है और वो जीएसटी पे नहीं किया, जीएसटी पे नहीं किया 2-3 महीना का, 3 महीना का मान लीजिए, 3 से 5 महीना का, तो वो क्या करेगा कि अब ज़्यादा जीएसटी हो जाता है तो कहे कि भाई तुम 3 महीना के ही पे कर दो, 1 महीना के हमें दे दो। तो ऐसे होता है और फिर रफा दफा कर देते हैं। तो ये सब ही होते रहता है। ये सब बहुत ही निंदनीय है। ये हर जगह हो रहा है, मतलब कोई भी ऑफिशियल में है, कहीं भी है, जाएंगे तो आप देखेंगे हो ही रहा है। तो तो ये करप्शन की, मेनली करप्शन की बात कर रहे हैं। तो करप्शन जो होता है ना, आप करप्शन जो होता है, आप क्या होता है करप्शन जो होता है, तो ये पूछ सकता है कि करप्शन कितने प्रकार का होता है। तो करप्शन ये आ चुका है। तो करप्शन जो होता है मेनली जो होता है, मेनली 2 प्रकार का होता है। ए होता है कोलॉजिव कोलॉजिव करप्शन, एक होता है कोअर्सिव करप्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, कोलॉजिव करप्शन में होता है कि आपका जो है ना डायरेक्ट घूस नहीं लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक बिचौलिया होता है, जो एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है, मान लीजिए एजेंट होता है, मान लीजिए कि ए ऑफिसर है, ए ऑफिसर है, बी जो है पीपुल है, और सी जो है ये जनता है। तो ए सी का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ए ऑफिसर से नहीं होगा, ये जो ए आदमी है, और इसका कांटेक्ट बी से होगा। तो बी से होगा तो क्या होगा कि ए जो सी जो है पीपुल जो है बी से कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे ए काम करवाना है। तो इसका जो बी का जो कनेक्शन है ए से है ऑफिसर से। तो ए क्या करेगा कि सी इसको काम देगा, इसको देगा। मान लीजिए कोई काम करवाना है, कुछ कुछ भी काम ले लीजिए, XYZ, मान लीजिए कि एक्स काम करवाना है। तो ए एक्स काम जो है, सी जो है एक्स काम बी को बताएगा, अब बी ए को बताएगा। तो ए क्या होता है ना कि ए जो है बी को कहेगा, जो ऑफिसर है, जो एजेंट के कहेगा भाई हम मान लीजिए कि 5 लाख रुपए लेंगे, 5 लाख रुपए ये काम करने के लिए। तो ये जो है बी को ऑफिसर कहेगा 5 लाख रुपए लेंगे। तो बी इसको क्या कहेगा, बी इनको 5 लाख नहीं बोलेगा, बी सी को कहेगा भाई जो ऑफिसर है, जो ऊपर जो ए बैठे हुए हैं, ये हमसे 7 लाख रुपए मांगे हैं, 7 लाख रुपए मांगे हैं, तुम 7 लाख रुपए दो तो हम काम करवाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ निगोशिएट करके मान लीजिए, हो सकता है वो निगोशिएट करे फिर नहीं, इतना नहीं करवाएंगे, इतना में होना चाहिए। तो वो मान लीजिए कर देता है 6 लाख, सिक्स 6 लाख में कर दिया। तो सी जो है बी को
6 लाख रुपया देगा तब ए फिर वो काम कराएगा करवाएगा। और अब बी की इसको रुपया कितने दिया, 5 लाख। तो इसके पास कितना बच गया, 1 लाख रुपया बी को एजेंट को बच गया। अब ऐसा थोड़ी है कि बी जो है, बी है जो ऐसा नहीं है कि वो पैसा सिर्फ सी से ही ले रहा है। वो तो ये से ही लेगा क्योंकि एजेंट है, और एजेंट है तो इसके पास केस ले गया भाई, तो ये भी तो ऑफिसर से भी रुपया लेगा। तो मान लीजिए फिर और 5 लाख में बात किया है तो हो सकता है ऑफिसर 4 लाख रख ले, 4 लाख रख ले और 1 लाख इसको दे दे। एक 1 लाख इसको दे देगा तो क्या होगा कि ये जो सी जो है 2 लाख कमा लिया, और सी 2 लाख कमा लिया और ये 4 लाख कमाया। इसका रुपया कितना हुआ, 4 लाख का काम होना था जो कितना में हो गया, 2 लाख एक्स्ट्रा लग गया, मतलब 6 लाख हुआ। तो ये है क्लोजिव करप्शन। और कोर्सिव में क्या होता है, कोर्सिव करप्शन जो होता है ना, यहाँ कोर्स मतलब होता है दबाना धमकाना। मतलब यहाँ जो होता है, मान लीजिए कि यही ए ऑफिसर है और बी आदमी है, तो ए जो है, ए ऑफिसर बी को डायरेक्ट बोलेगा भाई हमें इतना रुपया चाहिए, इतना रुपया चाहिए। अब कितना चाहिए, अब मान लीजिए कि बोला कि अब 3 लाख रुपया चाहिए, तो डायरेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ निगोशिएट करके, और निगोशिएट करके बोला कि नहीं सर साहब से 2 लाख में कर दीजिए, ये काम मुझे 2 लाख में कर दीजिए। तो कहेगा चलो भाई कर देते हैं। तो ये जो है, ये जो ऑफिसर है ए, बी से 2 लाख रुपया लेगा और उसका काम कर देगा। तो क्या हुआ कि इसका यहाँ 2 लाख में काम हो गया, लेकिन यहाँ 4 से 7 लाख में हो रहा है, 6 लाख में हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ डायरेक्ट करप्शन है या डायरेक्ट कोर्सिव कर ऑफिसर ले रहा है, यहाँ एजेंट के थ्रू ले रहा है। लेकिन जो पैसा, जो ब्राइब है, जो घूस है, ब्राइब है, वो तो ले रहा है दोनों, दोनों दोनों तरफ से या दोनों जगह से। आप कैसे, अब एक कहता है ना गांव में कहावत है कि आप सीधा कान पकड़िए चाहे उल्टा पकड़िए, पकड़ना तो कान ही है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो कोर्सी करप्शन जो में है ना, यहाँ पैसा कम खर्च हो रहा है। पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पैसा जो है कम खर्च हो रहा है, यहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट बात करने से पैसा कम खर्च हो रहा है, यहाँ ज़्यादा। तो इसीलिए एजेंट पे कोई भी काम होता है ना, तो वहाँ रुपया ज़्यादा खर्च होता है। आप डायरेक्ट काम करते हैं तो रुपये कम खर्च होता है। अब तो आप ये समझ गए, तो आपसे कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आप ये बता, वो क्लॉजी करप्शन या कोर्सी करप्शन में अंतर है, तो दोनों में पैसा या किसी चीज़ में कौन सा खतरनाक है, दोनों करप्शन में कौन है। तो आप बोलेंगे क्लॉजिव करप्शन खतरनाक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रुपया खत्म खर्च होता है, हमको एजेंट के पास जाना पड़ता है या किसी चीज़ के। लेकिन कोर्सी में क्या होता है कि डायरेक्ट साहब से, मिस्टर से, मास्टर से बात होता है, आप कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी आदमी के लिए। जो क्लॉजी करप्शन होता है, कोर्सी थोड़ा उससे कम होता है, लेकिन होता तो दोनों है। तो आप आशा करते कि आप समझ गए होंगे करप्शन का कैसे होता है। और ये हर बिजनेस में चलता है, हर जगह चल रहा है। ये कह रहे हैं कि कमला पे तो ब्राइफ हर बिजनेस है, इंडिया का कोई भी हो, कहीं भी हो, हर जगह चलता है। नो, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्राइफ का सिस्टम है सिर्फ इंडिया में चलता है, नहीं, ये हर जगह चलता है। यूएसए में भी चलता होगा, कनाडा में भी चलता होगा। मतलब ये ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि जो जितना एडवांस कंट्री होता है उतना चलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, हर जगह चलता है। तो ये सिस्टम का क्या है, ये सिस्टम का भी पार्ट है, ये लाइफ का भी पार्ट है। इससे आपको हर लोगों को गुजरना होगा, आपको भी गुजरना पड़ा होगा, हमें भी गुजरना होगा, सभी लोग को होना पड़ता है ना कभी कहा जाता है कि एक वकील, डॉक्टर और किसान, ये सब आपके लाइफ में एक ऑफिसर, जैसे एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, किसान हो गया, फार्मर, आपके लाइफ में ये सब जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा। तो ये सब एक लाइफ का पार्ट है। तो ये आप देखेंगे। तो इसमें इतना ही था, आप समझ गए होंगे। अब ये डिजीज है, तो ये जो ओपिनियन है ये डॉक्टर साहब का, ये कह रहे हैं कि किसी भी डिजीज का नामकरण कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्लेस, किसी प्लेस, डिजीज
ये सब का नामकरण उसके प्लेसेस से होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होता है वैसे रखा जाता है। तो जैसे बहुत सारा डिजीज है, जैसे नाइल नाइल वायरस है तो नाइल लिवर के तरफ से आया है क्या। उसके बाद में इन्फ्लुएंजा है तो इन वहाँ जो कंट्री जो है वहाँ से आया है, अफ्रीका से। इस ऐसा ही नामकरण होता है, ये WHO के द्वारा किया जाता है। और वहाँ के ये तो करता ही है, जैसे बड़ा बड़ा जो डिजीज होगा WHO के द्वारा किया जाता है। जैसे कोविड हो गया। कोविड क्या है? 19, ये 2019 में आया था, इसीलिए कोविड 19 पे आया। अब और चाइना का वुहान जो शहर था वहाँ से आया, तो उसको चाइनीज वायरस भी कोई कोई बोलता था। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये डिजीज़ कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम लोग जो इसका ऑफिशियल नेम है कोविड 19 वही कहेंगे और वही बोलेंगे। यही नामकरण के बारे में बोल रहे हैं। और इस पे वाद विवाद होते रहता है, जैसे अब इंटरनेशनल डिजीज बन गया जिसे पेंडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको WHO। पेंडेमिक बनाता है इसको WHO, जो है WHO नेमिंग करता है, नेम देता है। और छोटा मोटा डिजीज है, जैसे अब बिहार में कभी होता है, आप सुनते हुए बिहार का है एक, कहता है चकमा। चकमा डिजीज जो होता है जिसमें फीवर होता है, वो ये क्या होता है, जो गर्मी के सीजन में पाया जाता है, होता है। और ये खासकर जो के लीची लीची के बगान में जो बच्चे काम करते हैं या लीची खाते हैं उनको होता है ज़्यादातर ये। और ये मुजफ्फरपुर, जो आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब होता है, तो ऐसा ही नामकरण किया जाता है, तो आप देखेंगे। और इसमें बॉर्डर कभी कभी डिस्प्यूट भी होने लगता है, जैसे सार्स कोविड 2 जैसे पहले आया था ईरान में। अब ईरान में आया था, लेकिन ईरान में उतना आउट ऑफ डेट नहीं हुआ, तो यहाँ जो चाइनीज वायरस लोग करने लगे थे। तो ये सब तो चाइना को इससे क्या हुआ, दिक्कत हुआ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, कोविड 19 कर दिया, जो आप लोग जान रहे हैं। और ये आपको पता भी है। और ये एक ये भी ओपिनियन है, द न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन MP। एक आपको केस स्टडी में आ सकता है। क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में कुछ लोग, जब ये मैच हमारे इंडिया के द्वारा विन किया गया, तो क्या हुआ कि वहाँ लोग कुछ पटाखे छोड़ रहे थे या क्रैकर जला रहे थे, या इससे कुछ हुआ। तो जानते हैं कि इसमें शोरगुल होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो वहाँ के पुलिस प्रशासन जो थे, और जो देवास एक जगह है, उन लोगों को ये क्या हुआ कि सिर मुड़वा दिए और उनको रास्ते से घुमा रहे थे। तो इस पे वहाँ के जो MP है, MP थी, एक है MP, जो इस पे एक्शन लिया। और उन्होंने कहा कि ये जो क्या है, जो MP है, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, मानवता के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस का जो काम होता है, पुलिस का जो काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर के विदिन करना चाहिए, ना कि किसी को फर मुंडवा दे या किसी को नंगा कर दे, ऐसे घुमाए। इट इज नॉट पार्ट एंड पार्ट ऑफ लॉ, एंड पुलिस कैन नॉट डू दिस। पुलिस ऐसा नहीं कर सकता है, इसमें यही है। तो आप लोग अगर मान लीजिए कि IPS ऑफिसर बनते हैं, तो इसमें IPS ऑफिसर का जिक्र दिया गया है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपका जो सबऑर्डिनेट होता है, जो जूनियर ऑफिसर ऐसा कर देता है, उसके लिए क्या ऑप्शन लेंगे, ये आप लोग सोचेंगे। एक केस स्टडी के बाद है, वो पूछ देगा कि मान लीजिए कि आप एक जिले का पुलिस ऑफिसर है, तो कैप्टन है, और आपका जूनियर एक कुछ लोगों के ऐसे उनको छोटी सी गलती पर बड़ा पनिशमेंट दे दिया, और उनको सर मुड़वा के घुमाया या कालिक पोत के घुमाया, तो आप उस ऑफिसर पे क्या एक्शन लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा एथिक्स में। तो आप क्या करेंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को आर्टिकल
19 के तहत अपना एक्सप्रेशन जाहिर करने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, जो उनको अपना लाइफ जीने का हक है और एकदम डिग्निटी के साथ जीने का हक है, जिसमें कोई भी हो, ऑफिसर हो, कुछ भी हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, नो नो मैनर उनको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है, ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। समझे, ह्यूमिलिएट नहीं करना करना पड़ेगा तो ये सही रहेगा। नहीं तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाने पर फिर उनको फंडामेंटल राइट का रक्षा होगा, तो हो सकता है जो पुलिस ऑफिसर है उन पे भी कार्रवाई हो बाई कोर्ट, कोर्ट में पनिश पुलिस ऑफिसर टू। ये है। अब कह रहा है यहाँ एक और है अपनी ने कि जो इन यूएस स्पेंड 0.24 ऑफ इट्स नेशनल इनकम फॉर फॉरेन फॉरेन एड पे, अब जो यूएसए है 0.24% खर्च किया है। तो ये जो एड पे खर्च किया है तो सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एड पे खर्च किया है यूएसए ने, वो खर्च किया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो बहुत सही बात है। क्योंकि ये अवेयर कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ये खर्च कर रहा है, कि ये अवेयरनेस के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो किसी भी डिजीज को, जैसे पोलियो हो गया, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड हो गया, हैजा हो गया, हैजा हो गया, ये सब को एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पोलियो की बात कर रहा है। तो ये सब प्रचार दिखा के इसको लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप इस पे ऐसे कीजिए तो आप बचे रहेंगे। समय पर टीका लीजिए, टीका लीजिए समय पर, क्या मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन लीजिए, तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। ये बोल रहे हैं जो एड के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, बड़े बड़े बैनर लगाया जाता है शहरों में, देखते होंगे, गाँव में दीवारों पर। अब एड देने का प्रक्रिया क्या होता है, कैसे होता है? तो एड कैसे दिया जाता है? एड आप टीवी में देता है, रेडियो में, रेडियो में दिया जाता है, अखबार में जो न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है, मैगजीन में दिया जाता है। उसके बाद में वाल्स वाल्स पेंटिंग, पेंटिंग के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी इसको अवेयरनेस फैलाया जाता है, सॉन्ग्स के द्वारा, बहुत सारा चीज़ होता है, ऐसे किया जाता है। तो ये अवेयरनेस के लिए किया गया खर्च बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ यहाँ दिया है कि मतलब कौन सा कंट्री कितना खर्च किया, ये चार्ट में दिया है। तो यहाँ अब ये तो है, हम तो 2 नंबर चार्ट देखते हैं, तो यूएसए जो है दिया है, फॉरेन लार्जेस्ट है, आपको पता ही है। सबसे पहला नंबर यूएसए, दूसरा जर्मनी, तीसरा में जापान, यूके, चौथा नंबर में फ्रांस, पांचवा पे है कनाडा, कनाडा है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, टर्की है, इटली है। मतलब ये टॉप 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टॉप 10 में एक कंट्री है, इंडिया कहीं नहीं है। और लार्जेस्ट डोनर कौन है? तो लार्जेस्ट डोनर जो है नॉर्वे है 1.1, और जर्मनी है 0.82, नीदरलैंड है, टर्की है, यूके है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, यूएसए 0.24। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो जो जो आर्टिकल है, ये तो लिखा गया है 0.2% जो यूएसए का बोल रहा है, यहाँ जो दिखा रहा है सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला नॉर्वे है। ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा नॉर्वे है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, तुर्की है, कि यूएसए तो लास्ट में है। तो सबसे ज़्यादा रुपया कौन, नॉर्वे खर्च किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यूएसए है ना, यूएसए बिगेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो 0.2% भी खर्च किया परसेंटेज में तो बहुत ज़्यादा कर दिया। क्योंकि ये जो कंट्री है यूएसए के आस पास में भी नहीं है, क्योंकि सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी जो है कौन है? यूएसए है, चाइना है,
क्या अपना इंडिया भी है, जर्मनी भी है, लेकिन इसके आसपास कहीं नहीं है। तो इसीलिए बिगेस्ट इकोनॉमी होने के कारण 0.2% भी किया तो अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि इसका इकोनॉमी का जो साइज है, इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। कोई हो 24 बिलियन डॉलर से ऊपर है, ट्रिलियन, सॉरी ट्रिलियन डॉलर है, नॉट बिलियन। इंडिया का 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना का आपका 18 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आप हम देख लिए। ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का है। तो कंज्यूमर क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या है, कंसर्न है। चीज़ का अगर परसेंटेज बढ़ता है तो कंसर्न की बात होता ही है। क्या, तो ये तो दूसरा देखते हैं जो इसका साइंस का एक पार्ट है। तो हाउ है द हम्बल कंप्यूटर माउस, ये माउस के बारे में बात कर रहा है। तो कैसे इवोल्व हुआ। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ इवोल्व होते ही रहता है। जैसे आप मोबाइल का एग्जांपल लिए, मोबाइल मोबाइल का, तो क्या पहले फर्स्ट जनरेशन आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आया होगा। क्या, ऐसे आप फाइव, और नेट के इंटरनेट की बात करें तो फर्स्ट जी आया होगा, सेकेंड जी, थर्ड जी, फोर्थ जी, 5G, 5G है। अब 6G आने वाला है। क्या जनरेशन, फिर जनरेशन पे क्या होता है, हमारे काम का जो है ना, इफिशियंसी बढ़ जाता है। कोई भी अगर जनरेशन जनरेशन चेंज होता है तो काम का इफिशियंसी जो होता है, वर्क का, बढ़ जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें कह रहा है कि ये माउस कैसे काम करता है, तो आपको पता ही कि माउस कैसे काम करता है। माउस एक ऑपरेटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर वर्क करने में सहायता करता है। और एक बात आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन की, माउस माउस को आई ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है या इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। तो ये है, ये अब माउस जो है आपका ब्लूटूथ से भी काम करता है, वायर वाला भी है, वायर माउस भी है। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन भी काम करता है, जो जैसे ब्लूटूथ काम करता है। और सेंसर से भी काम कर सकता है, रेडियो ऐसे काम कर सकता है। तो आप लोग ये देख लिए, ये आप याद रखेंगे कि माउस को आई ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। गेम का पेज है, मेल और न्यूज में है। तो इलीगल जॉब के कारण जो है ना, बहुत सारे इंडियन को ट्रैप टू इलीगल जॉब रिस्क्यू किया है। म्यांमार जो है, म्यांमार आप जानते हैं कि एक बुद्धिस्ट कंट्री है, जो वहाँ कम्युनिटी रूल चल रहा है। और म्यांमार तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन म्यांमार इसमें आपका कौन कौन कंट्री और शेयर करता है बाउंड्री, तो ये पूछ सकता है। तो आपका कौन कौन करता है, इंडिया करता है, चाइना करता है, थाईलैंड, इंडिया इंडिया इंडिया, चाइना, थाईलैंड, ये कंट्री जो है म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। और बांग्लादेश भी करता है। ये याद रखेंगे कि इम्पोर्टेंट है। म्यांमार से, वियतनाम से, ये सब क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट पूछ देता है। ये क्वेश्चन तो आता ही है। ये नॉर्थ ईस्ट जो इधर कंट्री है, जो साउथ ईस्ट का जो कंट्री है वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट वहाँ पे पूछते रहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। मोदी जो है मॉरिशस में गया, उनको एक, क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं महाकुंभ का जो गंगा जल है वो। मॉरिशस में एक जो कंट्री है, जो आपका इंडियन ओशन में इंडियन ओशन में ही है। इंडियन ओशन में एक आइलैंड है मॉरिशस, उस पर बसा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो भारतीय है, इंडियन है। और जिसमें जो बिहार,
यूपी, बंगाल के मजदूर लोग जो गए थे वहाँ, उनको बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो अत्याचार किया गया था। लेकिन आज वहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में है, और वो लोग का जो लैंग्वेज है हिंदी वगैरह भी है, और यहाँ का लोग प्रेसिडेंट भी है जो इंडियन है। तो ये हमारे मॉरिशस से एक अच्छा रिलेशन है, और होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने में थोड़ा आसान रहेगा। ये डिप्लोमेटिक क्या चीज़ होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो कह रहा है कि टॉप इंटेलिजेंस चीफ विल मीट इन इंडिया इन द वीकेंड। वीकेंड में जो टॉप इंटेलिजेंस चीफ, जो जैसे हो गया, कहाँ का, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के जो जर्मनी, ये सब का जो कंट्री है, जापान और, तो यहाँ मीट करेंगे, और किसी भी चीज़ पे कौन सा चीज़ एक होता है, डिस्कस करते हैं मिलकर। क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, करप्शन, क्राइम्स, क्रॉस बॉर्डर टेरर, इस पे चर्चा करते हैं वो लोग, और इस पे सहयोग करते हैं एक दूसरे के, जो इससे ख़त्म हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो भारतीय एयरटेल जो बैंक है, जो सॉरी भारतीय एयरटेल जो है, ये स्टारलिंक से कनेक्ट कर रहा है, और हाथ मिला रहा है सेटेलाइट से, जिसके क्या होगा, इसका जो नेट का स्पीड जो है, और सस्ता नेट प्रोवाइड करेगा। नेट का स्पीड जो है, नेट नेट का स्पीड इंक्रीज होगा, और अच्छा नेट प्रोवाइड करेगा। स्टारलिंक जो है, आप जानते हैं, इलोन मस्क की कंपनी है। तो एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े आप। तो उनका एक नाम चलता है। एक फिलीपीन प्रेसिडेंट न्यूज है, ये वर्ल्ड का न्यूज है, जो कह रहा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एक आप इस पे तो हमारा मतलब नहीं है, लेकिन ये फिलीपींस कहाँ पड़ता है, तो फिलीपींस जो है, आपका हम कह दें, ये फिलीपींस जो है पैसिफिक ओशन में है, ओशन में है। और ये पैसिफिक ओशन का जो आपका पैसिफिक ओशन में है, और ये इसका जो बाउंड्री जो है फिलीपींस का, किसी भी कंट्री से बॉर्डर बाउंड्री नहीं शेयर शेयर करता है, लेकिन मेरी टाइम बाउंड्री आप कह सकते हैं कि कुछ से है। जैसे आपका इंडोनेशिया से हो सकता है, इंडोनेशिया, क्या, ब्रुनई, मलेशिया, ये सबसे है, मेरी टाइम बाउंड्री है, लेकिन डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है। और इसके साउथ में ताइवान है, नॉर्थ में इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई है, ये सब है। ये पैसिफिक ओशन में इतने याद रखेंगे। और पैसिफिक ओशन के जापान है, और इसके जापान, और जो ये फिलीपींस है, यहाँ बहुत सारे ट्रेंच भी है, ट्रेंच, जो मरियाना ट्रेंच वगैरह है। तो ये सब आप याद रखेंगे, इतना काम का चीज़ नहीं है हमारा। एक्सपोर्ट किया गया एक, इसमें एक साइंस का न्यू ग्रीनर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टर्न यूरिन इनटू प्लांट फ्यूल। अब कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है जर्मन, तो और अभी के साइंटिस्ट मिलके एक खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि जो यूरिन है, उससे भी फर्टिलाइज़र तैयार किया जा सकता है। जो फर्टिलाइज़र है, वो तैयार किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरिन में जो होता है, क्या क्या है, क्या क्या पाया जाता है, तो यूरिन में यूरिया पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिया होता है, पोटासियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम, पोटासियम होता है,
इस ये क्या है? तो ये फर्टिलाइजर ही है। होता है ना, हम यूरिया देते हैं, यूरिया क्या, हम राइस में, राइस जो होता है, पैडी पैडी व्हीट, हाँ क्या कहते हैं, यूरिया, यूरिया खाद जो है, पोटाश जो है, ये पोटाशियम, ये सब देते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है, मेज में भी देते हैं। तो इसके लिए, तो ये जो है ना, ये जो साइंटिस्ट लोग मिल के कह रहे हैं कि ये हर आदमी जो होता है, जो यूरिन पास करता है, और ये क्या होता है कि एक अर्बन एरिया में या कहीं भी क्या होता है कि एक टैंक पे या एक टॉयलेट पे होकर इसको कहीं नाले में डिस्चार्ज किया जाता है। तो ऐसा सिस्टम निकाला जाए, जो सिस्टम जो हो, जो इसको नाले में न जाकर एक टैंक या बहुत बड़ा जो बायो मटेरियल जहाँ स्टोर करने वाला जगह हो, वहाँ स्टोर किया जाए, इसको फर्टिलाइजर में प्रयोग किया जाए। और जिससे ये क्या होगा कि एक्स्ट्रा बर्डन जो होता है फर्टिलाइजर का, हमारे रिसोर्सेस पे रिड्यूस होगा, मतलब ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, रिड्यूस जरूर हो जाएगा। तो ये सही है। और इसको हम क्या कहते हैं, यूरिन को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। यूरिन को पीएससी में आपको, या बीपीएससी में आपको पूछ सकता है कि यूरिन इज कॉल्ड व्हाट, लिक्विड गोल्ड, सॉलिड गोल्ड, या कुछ भी पूछ सकता है। या लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो यूरिन को कहा जाता है, या वाटर को कहा जाता है, या सोने, क्या कहते हैं, सोने को कहा जाता है, किसी चीज़ के बारे में दे सकता है आपको। तो आपको लिखना है यूरिन को लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और इसको स्टोर करने की विधि भी बता दिए, और कैसे काम करेगा, और क्या क्या पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। और एक और है यहाँ, जो लाइट डिटेक्टर रीडिंग योर वाइटल। लाइट डिटेक्टर कैसे काम करता है, और लाइट डिटेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका आदमी है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे 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 करके कुछ उनको, जो लाइट डिटेक्टर जो होते हैं वो लगा देते हैं। और लगा देने के बाद में क्या होता है कि ये आदमी जो है ना, एक ग्राफ होता है, तो ऐसे ऐसे चलते रहता है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो क्या होता है कि ये आदमी को, मान लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है, नॉर्मल मतलब क्वेश्चन कर रहा है, तो ये आदमी एकदम नॉर्मल ग्राफ जा रहा है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन किया, जो ये आदमी गलत फलत किया है, कोई क्राइम किया है, तो वहाँ क्या हुआ कि इसका जो है घबराहट होने लगेगा, घबराहट हो गया, होने लगा, पसीना चलने लगा, कुछ होगा, तो इसका जो ग्राफ है ना, बहुत इधर उधर ऐसे बहुत ऊपर नीचा होने लगे। तो इससे क्या होता है कि वो ग्राफ को फिर मेजर किया जाता है, और बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मेजर किया जाता है कि हाँ, नॉर्मल में इसका ग्राफ सीधा चल रहा था, जो नॉर्मल क्वेश्चन था, क्राइम से रिलेटेड कम गया, तो इसका ग्राफ जो डिफ्लेक्ट होने लगा, तो ये क्राइम क्या है, इस चीज़ को पता लगाते हैं। और ये लाइट लाइट डिटेक्टर होता है, काम करता है उनको, ये सब काम करने में, उनको पता लगाने में। तो ये न्यूज़पेपर जो हो गया, और ये आप देख रहे हैं, आप लाइट डिटेक्टर समझ लिए। आप ये न्यूज़पेपर में एक ये विंड मिल का चित्र दिया हुआ है, देखते हैं कि विंड मिल कहाँ कहाँ होता है। लगाया जाता है, ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया में लगाया जाता है। अपने इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, गुजरात, केरला, क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान में भी है, हिमाचल में भी है। तो ये विंड मिल लगाया जाता है, जहाँ ऐसा जगह पर लगाया जाता है जहाँ हवाओं की दिशा अच्छा हो, और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, और घर घर में पहुँचाया जाता है, आप याद रखेंगे। तो न्यूज़पेपर ये हो गया। हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगला चरण है इसका एक, आपको बताया कि डेली मैप भी डिस्कस करें, तो मैप का, तो आज जो मैप है, तो हम पंजाब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पंजाब क्या है, पंजाब का राजधानी कैपिटल का है, चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। टोटल एरिया इसका कितना है, 23 है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 23 है। नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान से ये जुड़ा हुआ है, इसका नेबरिंग जो स्टेट क्या है, जो बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा,
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है अभी। नेशनल पार्क तो यहाँ नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबोहर हो गया, नंगल हो गया, तखानी हो गया, रहमानपुर हो गया। रिवर जो है बहुत सारा फेमस रिवर है, आप जानते हैं, जैसे सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है। पंजाब मतलब इसको लैंड ऑफ फाइव रिवर भी कहा जाता है। लैंड ऑफ फाइव रिवर आप याद रखेंगे। ये है। आपके इसमें डिस्ट्रिक्ट में क्या, जैसे कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट है, बठिंडा है, जलिका है, क्या पटियाला है, पटियाला जो कपड़ा उपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और गुरदासपुर है, अमृतसर है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें एक लुधियाना भी आता है, जो आपको होजरी कपड़ा वगैरह के लिए फेमस है, तो आप याद रखेंगे। और आगे है हमारा ये वोकैब जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे। ये वोकैब क्या है वर्ड मीनिंग में। द संगीन, संगीन का मतलब होता है आशावादी। संगीन का मतलब क्या होता है, आशावादी। आशावादी। पेरिलस जोखिम भरा रास्ता जो होता है, डेंजरस जो होता है, क्या जोखिम भरा। जोखिम भरा होता है। फैंडम मतलब प्रशंसक होता है, दीवाना होता है। अर्थ मतलब वेल सिविलाइजेशन बोल ऐसा जगह होता है जहाँ कोई भी सिविलाइजेशन वर्न होता है। एक घर चूल्हा तो इसे हिंदी में नहीं दिया था, लेकिन इतना ये नहीं है। और एक चोटी मतलब विदेशी होता है या फॉरेनर कर सकते हैं, जो मेनली कल्चर से रिलेटेड है। तो ये 5 मीनिंग आप याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर है इंग्लिश का, जो कंपलसरी है, उसमें अच्छा अच्छा वर्ड मीनिंग 5 देते हैं। तो उसका हिंदी मीनिंग लिखना रहता है या उसका मीनिंग लिखना रहता है। और उसको क्या करना पड़ता है फिर आपको, वो उसको उसका सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो ये याद रखेंगे, 5 5 डेली याद रखेंगे। तो आप संगीन, आशावादी, पेरिलियस जोखिम भरा, फैंडम दीवाना, या प्रशंसक, अर्थ मतलब घर चूल्हा, एवरी सिविलाइजेशन वर्ड नहीं होता है, एक्जोटिक मतलब विदेशी, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री कलर कल्चर से होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन मेंस का है। मेंस क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट है द अर्बन प्लानिंग कल्चर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। इस पे आपको लिखना है। तो कुछ आपको हम समझा देते हैं इसमें होता क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा जो था, वहाँ हर प्लान किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग क्या क्या था, टाउन प्लानिंग था। ये सब टाउन प्लानिंग था। क्या रोड जो था 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्रॉस क्रॉस होता था, काटा जाता। चैनल बना हुआ था। डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड डॉक डॉकयार्ड था। उसके बाद में ब्रिक्स का यूज हुआ था। एक घर था जो हम कह सकते हैं महल वगैरह था। ब्रिक्स था। वेल्फ था। ये जो क्या था, एक मॉडर्न चीज़ों को दर्शा रहा है। और जो हर घर के जो हाउस थे, वहाँ रास्ता था, सड़क था, और ग्रेनरी था। बहुत बड़ा चीज था, व्यापार का केंद्र था, बिजनेस था। ये सब एक मॉडर्निटी का दर्शाता है। तो ये सब आप पॉइंट ऐड करेंगे और 150 शब्दों में लिखेंगे। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ है और आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें देश दुनिया से खबर जानना चाहिए। और एडिटोरियल है, जो एडिटोरियल क्या करता है, एडिटोरियल आपको कहीं भी डिस्कस करने में मदद करेगा। करेंट जो है आपको अपडेट करेगा। तो ये सब आप फैमिली फ्रेंड किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, यहाँ गलत है या सही है, हमको सुधार करेंगे अगले वीडियो में। और सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।